Hello everyone. Hi. कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Okay. So there are 8 people for now. Okay. So I'm hoping that I'm audible to everyone and my screen is also visible to everybody of you. Give me a confirmation that you are able to hear me. Anybody of you can confirm me that I'm audible? Hello everyone. Can you guys hear me? Okay, thank you Alisha. Thank you for the confirmation. ठीक है, तो मैं अभी जो हमारा आज का टॉपिक है, इट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड देन लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपके नेक्स्ट मॉड्यूल के टॉपिक्स हैं. तो आई एम गोइंग टू कवर टुडे दैट व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. ओके, कैपिटल बजटिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. किसी को उसमें कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है तो मुझे अभी बता सकते हैं आप लोग. Otherwise, I'm assuming that everything is clear to everybody, and we will be starting with a fresh topic of economics, that is law of demand. As an economist, हमको ये समझना चाहिए that as an economist what we should always do is whatever we are studying, चाहे वो कैपिटल वेस्टिंग हो, चाहे वो कुछ भी है, इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक है, हम इसको कंसिडर ये करना चाहिए कि जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं ना इकोनॉमिक्स पढ़ने से, हम उसको अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी कोरिलेट करके और उसको इम्प्लीमेंट करना हमें सीखना चाहिए. दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इकोनॉमिक्स because it is related to our life. Any study which we are studying, any particular branch of study which we are studying, वो हमारी रियल लाइफ से ही इम्पैक्ट करती है और रियल लाइफ से ही रिलेटेड है. हम कुछ भी लॉज बना रहे हैं, हम कुछ भी हमने कोई भी रूल बनाया है, कोई भी पॉलिसी है, कुछ भी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, कोई भी ब्रांच हो, वो चाहे साइंस ही हो, चाहे आपका कुछ भी अदरवाइज रिलेटेड है, वो एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज क्रिएटेड ओनली फॉर द ह्यूमन लाइफ, राइट? तो हमें जो भी नॉलेज मिल रही है इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट से भी, तो हमें उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कोरिलेट करना चाहिए और हमें आसपास जो हमारे हो रहा है उसका ही एग्जाम्पल लेकर भी समझना चाहिए, तभी इजीली आपको इकोनॉमिक्स लर्न भी होगी. सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज कंसिस्टिंग ऑफ टू वर्ड्स, एक तो लॉ और एक डिमांड. तो पहले हम जानते हैं कि लॉ क्या होता है और फिर हम जानते हैं कि डिमांड क्या होती है, एंड देन फिर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज लॉ हम पहले पढ़ेंगे. लॉ क्या होता है? बोलते ना ये कानून है, ये लॉ है, ये लॉ बना हुआ है, ऐसा लॉ है, हम इस लॉ के अगेंस्ट ये कर सकते हैं, ऐसा बोलते ना हम. लॉ, लॉ कानून. सो बेसिकली लॉ इज द सिस्टम ऑफ रूल्स विच अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ कंट्री फॉलोज. आप बता सकते हैं कि लॉ का मतलब ये होता है, या फिर कोई एक रूल जो डिफाइन कर रहा है कोई भी करेक्ट प्रोसीजर. लॉ का यही मतलब है ना, कानून का यही मतलब है कि ये सेट ऑफ रूल्स हमने बना दिए, तुम्हें इस तरह से ये फॉलो करना है, इस सिचुएशन में ऐसे होगा, इस सिचुएशन में ऐसे होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो इसका कुछ पनिशमेंट होगा, राइट? So it is basically a rule defining the right procedure or the correct procedure, उसको हम law कहते हैं. Now what is demand? Demand basically is is one economic.
is an economic principle referring to consumers desire or wish to purchase any goods and services. अब एक एक वर्ड को ठीक से पढ़ने की कोशिश करिए. डिमांड क्या कह रहा है कि डिमांड एक कोई भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, एक ऐसा सिद्धांत है रेफरिंग टू द कंज्यूमर्स डिजायर और विश, यानी कि किसी भी कंज्यूमर की, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है कुछ भी, उसकी विश को आइडेंटिफाई करता है कि ये, मतलब हम डिमांड तब तक नहीं लेते अपनी मार्केट में, इकोनॉमिक्स में हम डिमांड एक चीज को तब तक नहीं समझते जब तक कि हमारे पास जो मार्केट में खरीदने वाला एक पर्सन है, कंज्यूमर, उसकी एक तो विश ना हो, डिजायर ना हो उस गुड को खरीदने की और या किसी सर्विस को भी खरीदने की, और दूसरा कि वो उसका पैसा भी पे कर पाए. यानी कि एक तो चीज है कि मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ, मेरी विश है कि मैं ये खरीदना चाहती हूँ, दूसरी चीज कि उस विश को फुलफिल करने के लिए, खरीदने के लिए मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, तभी मैं खरीदूंगी जाके, राइट. दैट बिकम्स डिमांड. सो इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या बनती है? एनी विश और डिजायर टू परचेज एनी गुड or service and willingness to pay the price for that also. For example, we all want that we should be owning a good villa, we should be owning one coat here, we should be owning Mercedes or any good luxury product. हम सबकी विशेस तो होती हैं या डिजायर्स तो होती हैं, बट अगर वो सिर्फ एक विश या डिजायर है तो वो डिमांड इकोनॉमिक्स में नहीं कंसिडर होगी जब तक कि पर्सन के पास विश के साथ साथ पैसा भी हो उसको खरीदने का, तब तक हम उसको डिमांड नहीं कंसिडर करेंगे. If I want to buy a Mercedes and I don't have the money, enough money to buy that, will that be a demand for me? क्या वो मेरी डिमांड होगी? No, it is not a demand. It is just a wish or desire to me because I cannot purchase that. I don't have the purchasing power or the willingness to pay the price of that particular product और सर्विस. प्रोडक्ट को हम गुड्स भी कहते हैं, या बहुत बार हम कुछ भी चीजों को, बहुत सारी कंपनीज ऐसा है जो कि गुड्स नहीं बना रही हैं एंड दे आर जस्ट सेलिंग द सर्विसेज. तो सर्विस का मतलब that is intangible, we cannot touch it, we cannot see it, but still we are paying the prices. For example, it can be any travel service. Ola, हम cab use करते हैं, anything, we are not actually bringing the car at our home, but we are using the service to travel. We pay the price. We pay the price to travel in the public transport also. We are not actually bringing any product or the good at our home with us, but we still pay the price. So that becomes service. ठीक है. तो demand economics में यही है. It is a principle which is referring to the consumer's good, consumer's desire or the wish to purchase any good or service, and also the willingness to pay the price of the specific product or the good or the service. अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हमने लॉ समझ लिया क्या होता है. लॉ इज अ प्रॉपर प्रोसीजर और द करेक्ट प्रोसीजर टू डू एनीथिंग. एंड डिमांड इज कि कोई भी पर्सन जिसके पास पैसा भी है और वो खरीदना भी चाहता है, वो डिमांड है. अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? द लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, ये एक टर्मिनोलॉजी है, सेट्रिस पेरिबस. इसका मतलब होता है अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स मैं अभी बताऊंगी कौन कौन से हैं अदर फैक्टर्स जिनको हम कंसिडर करते हैं, कि वो सारे फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे. अगर चेंज नहीं होंगे, अदर फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट. तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि किसी भी चीज का अगर पैसा बढ़ेगा, प्राइस इन द मार्केट बढ़ेगा, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी. डिमांड यानी कि डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि इनवर्सली रिलेटेड है. प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड. ऑब्वियसली बात है. अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल में अपना लेकर आओ कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो उसकी डिमांड कम होगी, हम उस महंगी चीज को हम कम खरीदते हैं, और हम उसी चीज, वही प्रोडक्ट का प्राइस अगर कम हो जाए तो हम ज्यादा खरीदने की कोशिश भी करते हैं. यही लॉ ऑफ डिमांड है. लॉ ऑफ डिमांड सेज दिस ओनली दैट प्राइस एंड क्वांटिटी हैज द इनवर्स रिलेशनशिप. एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. इस रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं. और ये कब होगा? जब और दूसरे फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट करते हैं वो सब सेम रहेंगे, तब होगा ऐसा. अदर फैक्टर्स में क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल में फिर से आपको दे रही हूँ कि सपोज वी वुड वांट टू बाय एनीथिंग ऑफ आवर यूज. से वी वुड वांट टू बाय एनी कंज्यूमेबल आइटम. हमें कुछ खरीदना है, वी वुड वांट टू बाय अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, राइट. उसका प्राइस अगर बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम वी वुड ऑलवेज वांट टू बाय द लेसर क्वांटिटी ऑफ द सेम प्रोडक्ट. ठीक है. अगर उस चीज का प्राइस कम होगा तो हम एक बार को सोचेंगे अच्छा ठीक है प्राइस कम हो गया तो वी आर एबल टू एक्चुअली अफोर्ड
दी मोर क्वांटिटी इन द सेम प्राइस, क्योंकि प्राइस तो कम हो गया है तो क्वांटिटी हमारी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। या हम एट टाइम ऐसा भी करते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट सस्ता हो गया है, इतना ऑफ चल रहा है, इतना डिस्काउंट चल रहा है, हम ज्यादा भी लेके आ जाते हैं एट टाइम। सो दिस इज व्हाट इट इज, ये लॉ है डिमांड का कि प्राइस जैसे कम कर रहे हैं क्वांटिटी बढ़ रहा है। एग्जाम्पल समझ आ गया? अब अदर फैक्टर्स का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा टेस्ट ही चेंज हो गया, अब मैं वो प्रोडक्ट को खरीदना ही नहीं चाहती, तो वो अदर फैक्टर हो गया, टेस्ट हो गया, या मेरा प्रेफरेंस चेंज हो गया। या अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो कि फैशनेबल प्रोडक्ट था, उसका फैशन वो आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उसका प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड इनवर्सली रिलेशनशिप शायद उतना ना रहे, या ये लॉ अप्लाई ना हो उस पर। जैसे कि अगर कोई आउट ऑफ फैशन प्रोडक्ट हो गया, फिर उसका प्राइस कम करके बेचो, तो जरूरी नहीं कि उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी जाए, या उस हिसाब से बढ़ता है जब वो फैशन में रहता। सो दीज आर दी अदर फैक्टर्स। किसी का टेस्ट नहीं चेंज होगा, कोई फैशन नहीं चेंज होगा, ठीक है, मार्केट में कोई और उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट नहीं आ गया है जो हमें सस्ते प्राइस में मिल रहा है, या कोई और दूसरा प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं आ गया जिसका प्राइस बहुत हाई है, उसकी वजह से, मतलब दोज आर दी अदर फैक्टर्स। यू अंडरस्टैंडिंग? अदर फैक्टर्स कौन से हो गए? बाकी सारी चीजें कांस्टेंट अगर हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कंज्यूमर का टेस्ट नहीं चेंज हो रहा है, मार्केट का कंडीशन इज एवरीथिंग सेम, कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट है, कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, उसका कोई प्राइस चेंज नहीं हो रहा, एवरीथिंग रिमेन्स सेम, तब ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिमांड इज दिस, दैट दिस इज इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स में ये भी समझना है, not only in economics, in our real life also, everywhere we have to understand that the resources which we have are limited with us. हमारे पास resources, चाहे वो कोई भी person हो, at any level, no matter what we are talking, every person has got limited resources. Limited resources are the scarce resources, basically scarce. हमें ये समझना है कि resources हमारे पास scarce हैं, कम हैं, तो उन कम रिसोर्सेस के साथ साथ हमें अपनी अनलिमिटेड, मतलब लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड हैं और वांट्स हमारी अनलिमिटेड हैं, तो उन अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेस से कैसे पूरा करेंगे इज व्हाट आवर एफिशिएंसी इज, या व्हाट आवर स्मार्टनेस इज। सो ग्रेट इकोनॉमिस्ट व्हाट ही डज इज कि वो जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके, जो हमारे पास हमारी वांट्स हैं या डिमांड्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज करके जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको फुलफिल करे, रादर देन जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको बाद में बाय करे। यही एक रैशनल डिसीजन होता है। ठीक है, तो स्कैर्स रिसोर्सेज को, हमारी एबिलिटी क्या है कि हम स्कैर्स रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को प्रायोरिटाइज करके कब कैसे किस चीज को कहां पर खरीदना है, दैट वी शुड बी टेकिंग द डिसीजन इज व्हाट इट इज। सो इम्प्लीकेशन क्या है स्कैर्स रिसोर्सेज का? इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा ये चीज है कि इस चीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दो चीजें खरीदनी है, कोई भी दो प्रोडक्ट ए खरीदना और प्रोडक्ट बी खरीदना, दोनों ही मेरे पास मेरी विशेष हैं खरीदना, ठीक है, और इंडिविजुअली दोनों प्रोडक्ट्स को मैं या तो ए भी खरीद सकती हूँ या बी भी खरीद सकती हूँ, दोनों को मैं नहीं खरीद सकती क्योंकि मेरा जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, राइट। तो अब इट इज अ रैशनल डिसीजन कि व्हाट प्रोडक्ट फॉर मी इज ऑफ मोर इम्पोर्टेंस, ए प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है मुझे आज के टाइम में या बी की ज्यादा जरूरत है, और अगर मेरे को जरूरत ए की है और मैं बी पहले खरीद लेती हूँ और ए नहीं खरीदती, सो दैट इज नॉट अ रैशनल डिसीजन। सो वी आर नॉट द रैशनल इकोनॉमिस्ट इफ यू आर डूइंग इट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि एक चीज को खरीदने के लिए, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट ए मेरी प्रायोरिटी है और उसको ही मैं सिर्फ खरीद सकती हूँ, प्रोडक्ट बी का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जो मैं लॉस बेयर कर रही हूँ कि दूसरी चीज को मुझे गिव अप करना पड़ रहा है, इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं आपको वैसे पहले एक अलग टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है क्योंकि कोई भी दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जैसे कि वीट और राइस, हम खाना जब कंज्यूम करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट कंज्यूमेबल थिंग, तो या तो हम वीट खा रहे हैं या हम राइस खा रहे हैं या हम दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं, राइट। सो in order to avail 1 unit of wheat, I have to sacrifice some unit of rice also. So that is opportunity cost. Opportunity cost is opportunity lost for the other substitute product.
इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन से जो आपको कर्व दिख रहा है अभी अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, राइस की क्वांटिटी मैंने यहाँ नीचे लिया है, व्हीट की क्वांटिटी को मैंने वर्टिकली लिया है, ठीक है। तो अगर राइस की क्वांटिटी मुझे चाहिए 10, व्हीट की क्वांटिटी मुझे 0 मिल रही है, अगर राइस की क्वांटिटी को मैं कम करती जा रही हूँ, यानी कि 10 से मुझे 9 पर आना पड़ा और मैं व्हीट की क्वांटिटी को अब 5 ले पा रही हूँ, या व्हीट को मुझे एवरी नेक्स्ट क्वांटिटी आई विल कंज्यूम फॉर व्हीट, आई विल हैव टू सेक्रीफाइस द क्वांटिटी ऑफ द राइस, ठीक है। तो राइस को हम 10 से 0 पर ले आए, व्हीट को हम 0 से 50 पर ले आए। सो ईदर या तो मैं टोटल 50 कंज्यूम कर सकती हूँ यूनिट्स ऑफ व्हीट, दिस इज द ओनली ऑप्शन। अगर मुझे मिक्सचर करना है ऑफ बोथ दी यूनिट, बोथ दी प्रोडक्ट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, तो फिर मुझे कुछ प्रोडक्ट यूनिट्स जो है दूसरे प्रोडक्ट का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दी अदर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज। लॉन्ग डिमांड में इसका बहुत ज्यादा यूज इसलिए भी होता है क्योंकि इट इज टेलिंग अस द रिलेशनशिप ऑफ द टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। हाउ वी नो दैट वी हैव यूज्ड आवर स्कैर्स रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हम रिसोर्सेज जो है हमारे पास, स्कैर्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की बात अगर मैं करूँ तो पर्सनल लाइफ में आपके पास क्या रिसोर्स है, रिसोर्सेज का एक एग्जांपल दीजिए। इनकम इज आर रिसोर्स, इनकम से हम कुछ भी खरीद पा रहे हैं इज आर रिसोर्स, एंड दैट विल always be our income will always be scarce to us। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड्स है ना, दोज आर अनलिमिटेड डिमांड्स। टुडे इफ यू आर अर्निंग 10,000 रुपीज अ मंथ और उनसे जो चीजें खरीदी जा सकती हैं, हमारी विशेस या डिजायर्स वो पूरी फुलफिल होने भी लग जाए, फॉर एग्जाम्पल हम 10 की जगह 20,000 अर्न कर लग जाए फ्रॉम वेरी नेक्स्ट मंथ, हमारी डिजायर्स जो है ना, डिमांड्स एंड एवरीथिंग, दोज विल be switching and will be changing, then we will not be able to fit our demands and everything in that updated or the more रिसोर्स विच विल बी अवेलेबल विद अस, हम उसमें भी अपनी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे या और ज्यादा बिगड़ जाए। सो इट इज दैट इट इज अज्यूम्ड दैट द पर्सन, द ह्यूमन नेचर इज सच दैट no matter whatever resources he or she will have will always be scarce for him in order to fulfill his unlimited desires। की desires तो बढ़ती ही जाएंगी, पैसा भी अगर बढ़ रहा है हमारे पास, इनकम भी अगर हमारी बढ़ रही है, तो पहले हम 10,000 रुपए में भी खर्चा चला पाते थे, आज हमारी इनकम 50,000 है तो भी हमें वो 50,000 पूरा नहीं बैठता। So resources will always be scarce। When I talk about economics, so when I talk about economy, India is an economy, every economy has got the limited resources और उनको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना इज द एक्चुअल वर्क ऑफ एनी इकोनॉमिस्ट। कैसे पता चलेगा कि हम या तो मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं आउटपुट को, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 100 एकड़ का एक लैंड है और वही एक मेरे पास रिसोर्स है टू प्रोड्यूस दी व्हीट और राइस, और या मुझे या तो व्हीट प्रोड्यूस करना है या मुझे कोई भी 10 सीरियल्स प्रोड्यूस करने हैं या 2 प्रोड्यूस करने हैं, कुछ भी करना है। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स मेरे पास हो गया, लैंड, जहां पर हम वो प्रोड्यूस करेंगे। I'm sorry, every country has got the limited resource। तो हम इसी का एग्जांपल अगर ले लें, तो मुझे अगर व्हीट, या तो मैं उस पूरे लैंड पर व्हीट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, या अगर मुझे राइस प्रोड्यूस करना है तो मुझे थोड़ा सा व्हीट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि 50% ऑफ द लैंड में शायद मैं व्हीट लगाऊं, 50% में शायद मैं राइस लगाऊं, या अगर मुझे राइस को और बढ़ाना है तो मैं 60% ऑफ द लैंड में शायद राइस लगाऊं, 40% मुझे व्हीट का करना पड़ेगा, यानी कि 10% मैंने और सेक्रीफाइस किया व्हीट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा चला गया 10% और व्हीट का इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द राइस। क्यों? क्योंकि मैं लैंड तो बढ़ा नहीं सकती, रिसोर्सेज मेरे पास कम है। वही सेम चीज एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, मेरे पास सैलरी मेरी 50,000 है फॉर एग्जांपल, एंड आई वांट टू बाय समथिंग ऑफ 60,000, तो मैं वो नहीं बाय कर सकती 60,000 का, मैं 30-30-20 का बाय कर सकती हूँ, 40-10 का बाय कर सकती हूँ, या अगर मुझे 10 चीजें खरीदनी है तो 5-5 हजार की 10 चीजें खरीद पाऊंगी, या 9 या तो मैं कोई चीज ही कम करूंगी अगर मुझे किसी की क्वांटिटी बढ़ानी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से या तो हम अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर लें, या कॉस्ट को मिनिमाइज कर लें।
ये दोनों चीजें में से कुछ भी अगर हो पा रहा है का मतलब हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर पा रहे हैं. द बेस्ट पॉसिबल वे देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव व्हाट वी हैव इन माइंड. हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं 1 एकड़ लैंड से या 100 एकड़ लैंड जो मेरे पास लिमिटेड रिसोर्स है, मैं उससे वीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगी, या मैं उससे राइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहूँगी मैक्सिमम, या मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ कि जो भी बेटर मेरे पास रिसोर्सेज थे, चाहे मैं कुछ और बेस्ट टेक्निक्स लगा के या कुछ और मशीनरीज हाई हाई मशीनरीज लगा के मैं कॉस्ट प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सकूं, वो सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं. मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज थे वो सब हमने अप्लाई करने के बाद जो आउटपुट निकल रहा है दैट शुड बी मैक्सिमम. उससे ज़्यादा आउटपुट अदरवाइज नहीं निकलना चाहिए. अगर नहीं निकल रहा है वो का मतलब हम कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपना रिसोर्स अंडर यूटिलाइज करने का एग्जांपल दीजिए मुझे. हमने मशीनरीज भी लगा ली, हमें ट्रैक्टर्स चाहिए थे, पहले हम हाथ से काम कर रहे थे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के लिए. अब हमने मशीनरीज ले आए हैं, अब हम ट्रैक्टर्स एंड एवरीथिंग वी आर यूजिंग एवरीथिंग. हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स यूज कर रहे हैं, बट अंडर यूटिलाइजेशन हो सकता है कि शायद हमारा जो मैन पावर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, या उस जितना रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ आवर्स इन द फील्ड वी आर नॉट गिविंग इट, या वट एवर रिसोर्सेज वी हैव. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास शायद 2 लोग हों उस पर्टिकुलर चीज़ को काम करने के लिए, लेकिन काम एक ही आदमी कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा. दैट मीन्स कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे हमने उनका 100% यूटिलाइज नहीं किया बेस्ट पॉसिबल वे में, और हमने उसको अंडर यूटिलाइज करा. तभी हम शायद आउटपुट जो और मैक्सिमाइज कर सकते थे वो नहीं कर पाए. गॉट इट? बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या क्या है. इफ यू वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट देन वी मे कंसिडर हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द चीपेस्ट सोर्स. मतलब एक तो एग्जांपल ये है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट जो है कॉस्ट कम हो जाए. मिनिमाइज कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में, तो उसकी अगर हम कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हैं ना, मिनिमाइज का मतलब जो पैसा हमारा खर्चा हो रहा है वो अगर हम मिनिमाइज कर रहे हैं का मतलब हम प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पाएंगे. जितनी हमारी कॉस्ट कम होगी उतना हम प्रॉफिट भी अर्न कर पाएंगे. देन हमें अब वो कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए क्या सोचना. कंपनीज क्या करती हैं, बहुत सारे बिजनेसेस भी क्या करते हैं, या इकोनॉमी भी क्या करती है, चीपर रिसोर्सेज यूज करती है. फॉर एग्जाम्पल यूएस है, अमेरिका है, वो क्या करता है, इकोनॉमी उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं. ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पैसा पड़ा हो उनके पास, वो फेंक सकते हैं कितना ही पूरी दुनिया पे. ऐसा नहीं है, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. व्हाट दे डू इज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट वो क्या करते हैं, इंडिया से चीप सोर्सेज हायर करते हैं. मैन पावर है, सस्ते में इंडिया से मैन पावर को बुलाते हैं अपनी कंट्री में, उनसे काम करवाते हैं. शायद उनके जो वहाँ पर लोकल पीपल है उनको उन्हें हायर पैसा पे करना होता होगा, या उन्हें ये भी दिखता है कि मे बी इफ द पीपल फ्रॉम इंडिया आर मोर प्रोडक्टिव और दे आर मोर हार्ड वर्किंग और समथिंग, सो दे कैन गेट द वर्क आउट फ्रॉम देम in a more better way than that from any other country national or something like that. या उनके लोकल लोग जो हैं उन्हीं से ही वो काम उतना शायद नहीं ले सकते उस प्राइस में जितना वो इंडियन से ले सकते हैं. सो दे जस्ट थिंक कि ठीक है और क्या चीपर सोर्स है हमारे पास, सो दैट हम कॉस्ट को कम कर सकें. तो एज अ गुड इकोनॉमी वी शुड ऑलवेज थिंक टू मिनिमाइज द कॉस्ट. और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं, उन सबको हम कोशिश करें कि कम से कम कॉस्ट पर लेकर आ पाए. Therefore, availability of cheap supply of factors of production is important. Cheap supply of factors of production. Cheap का मतलब यहाँ पर है सस्ता. सस्ता जो भी हमें हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं रिसोर्सेज जिनसे कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमें देखना चाहिए क्या हम कर सकते हैं. क्या हम ऐसी मशीनरीज ला सकते हैं जो हमें थोड़ा सस्ते में मिल जाएं और हमें प्रोडक्शन उतनी ही दे जितनी हमें चाहिए, या क्या हम मैन पावर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, या हम कोई ऐसी टेक्निक ला सकते हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन और बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी से बढ़ जाए, कुछ भी ऐसा एग्जांपल. ठीक है. इफ यू वांट टू बाय समथिंग देन हाउ स्ट्रांग इज द टेम्पटेशन ऑफ बाइंग इट इज आवर डिमांड फॉर दैट थिंग्स. ठीक है. जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, मैं कोई चीज़ खरीदना चाहती हूँ, मेरे पास उसको खरीदने के पैसे भी हैं, बट मैं फिर भी नहीं खरीद रही हूँ. So how strong is my temptation to buy that is also important in demand. बहुत सारा ऐसा मार्केट में कंज्यूमर बैठे होते हैं जिन्हें हमारा प्रोडक्ट चाहिए,
और उनके पास पैसा भी है, लेकिन उन्हें या तो पता नहीं कि मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो वी एज द बिजनेस शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि वो कौन से कंज्यूमर्स हैं, वो बैठे कहाँ हैं, हमें उनके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है। बहुत बार ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा, व्हेनेवर वी ट्रैवल टू सम अदर स्टेट और समथिंग, हमें हाईवेज पर छोटे छोटे ढाबे मिलते हैं, बट वहाँ पर हमें वो सब कुछ नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं। सपोज वी वांट टू बाय सम गुड चॉकलेट एंड हमारा उस टाइम पर हमारे पास पैसा भी है टू बाय दैट, बट वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ पर। I have the wish, I have the desire to buy that, I have the money to buy that, but I don't have the product. सप्लाई नहीं है उसका। सो दिस इज वर्ड डिमांड एंड सप्लाई बेसिकली आर द फाउंडेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एनालिसिस। हम कुछ भी प्रोडक्ट कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक्स में, डिमांड और सप्लाई, ये दो चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, हर चीज़ के लिए, वेदर इट इज़ चीप रिसोर्सेज, वेदर इट इज़ मतलब कोई भी स्कैर्स रिसोर्सेज जिनसे प्रोडक्शन कर रहे हैं या कोई सर्विस बना रहे हैं, मतलब एनीथिंग, एनी डिसीजन विच इज इवन बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट आल्सो फॉर द इकोनॉमी ऑफ द फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विल आल्सो बी डिपेंडिंग अपॉन कि किसी भी चीज़ की कितनी डिमांड है और हमारे पास है क्या सप्लाई करने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्या कर पा रहे हैं। ओके, व्हाई डू वी कॉल डिमांड एंड सप्लाई इज द फाउंडेशन ऑफ दिस। सॉरी क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखें हम, कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है किसी भी मार्केट में, कि ये पर्टिकुलर पैकेट है, मैगी का पैकेट है फॉर एग्जांपल, इट विल बी सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज और 15 रुपीज। हु आइडेंटिफाइज दैट, somebody is identifying that, and how does it get identified कि क्या क्या आके पीएम आइडेंटिफाई करता है कि मैगी का प्राइस कितना दो, who does that, what is that process? So this is basically डिमांड एंड सप्लाई जो मार्केट में है, उस इन दो चीजों से ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स होता है कि ये प्राइस अगर हम रखेंगे तो हमारा डिमांड और सप्लाई बिल्कुल बराबर रहेगा, वेस्टेज नहीं होगा। देखो तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये कि जितना मेरे पास डिमांड है उतनी ही मेरे पास सप्लाई रहे, यानी कि मैंने 100 पैकेट्स ऑफ समथिंग प्रोड्यूस करने, मेरी एक इकोनॉमी में 100 लोग हैं जो एक चीज को खरीदना चाहते हैं और 100 ही हमारे पास पैकेट्स पड़े हैं, तो वो तो बेस्ट सिचुएशन हो जाएगी कि कोई वेस्टेज नहीं हुआ, कोई वेस्टेज नहीं हुआ, 100 चाहिए थे 100 ही हैं हमारे पास। हम क्या इतनी अच्छी इकोनॉमी है, हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग इन आवर इकोनॉमी, इन आवर कंट्री, और हमारे पास सप्लाई भी उतनी ही प्रोड्यूस कर पाए। अगर डिमांड ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर सप्लाई ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि सप्लाई ऑफ समथिंग इज मोर तो भी वेस्टेज हो रहा है, और अगर डिमांड किसी चीज की ज्यादा और सप्लाई कम है तो भी प्रॉब्लम है, यानी कि कोई ना कोई अपनी विश या डिजायर को खत्म कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम, वो जो कंज्यूमेबल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना हमारी, जैसे रोटी रोटी होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट इज 2 मील्स अ डे, 2 मील्स अ डे हम इतना नहीं एनफ अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सो दैट वी कैन एबल टू प्रोड्यूस एंड फीड आवर एंटायर इकोनॉमी, तो ये हमारे फेल्योर है, हमारी इकोनॉमी का, हमारी गवर्नमेंट का या हमारा खुद का ये फेलियर है कि वॉट एवर इज आवर डिमांड वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट टू प्रोड्यूस एंड मीट एंड मेक द सप्लाई एनफ, द क्वांटिटी एनफ so that it can meet the demand, the required demand। ठीक है, तो प्राइस कैसे बनता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन होती है जहां पर की डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, मीट करने का मतलब बराबर होते हैं, बराबर, इक्विलिब्रियम सिचुएशन इज दैट। इकोनॉमिक्स में हम कोशिश करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस दें, हम इक्विलिब्रियम पर रीच करने की कोशिश करें, हम हर चीज के लिए, चाहे वो कोई भी कुछ भी हो, वो कुछ भी रिलेटेड हो, हमारी पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई करो। हम इकोनॉमिक्स में हमें एज अ कंट्री आई मीन वन कंट्री एज अ होल लेकर चलना है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्या हम हर सिचुएशन में ऐसा कर पा रहे हैं, जैसे कि हम जॉब्स की बात करते हैं, नाउ सपोज इन आपकी क्लास में देयर आर 50 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, 52 स्टूडेंट्स वुड वांट अ जॉब आफ्टर सम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर, आप हम सबको चाहिए रहेगा, तो हमारा ये डिमांड है कि हमें
इतनी जॉब्स चाहिए, इतने लोगों को जॉब्स चाहिए, इस लेवल की जॉब्स चाहिए, इस रिक्वायरमेंट की जॉब चाहिए, इतने पैकेज की जॉब चाहिए। दिस इज व्हाट डिमांड इज। आप चाहते हैं ये करना और आप विलिंग हैं ज्वाइन भी करने के, और ओके दिस इज द डिमांड कि हमारे पास इतने सारी जॉब्स का डिमांड है हमारे ही कंट्री में, बट वी आर अनेबल टू फुलफिल इट। हम नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं, वो हमारा मार्केटिंग नहीं अवेलेबल कर रही है, हमारी इकोनॉमी या हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है फॉर एग्जाम्पल। तो हमारे पास डिमांड है बट सप्लाई नहीं है। डिमांड है किसी चीज की, सप्लाई नहीं है, आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप सभी लोगों का फॉर एग्जांपल अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाता है, वो भी जैसा हम सबको चाहिए वैसा अगर हमारा हो जाता है, दैट मीन्स वो सिचुएशन है कि हमने जितनी डिमांड चाहिए उतनी हमारे पास जॉब्स भी दी और हमें वो सप्लाई के थ्रू जॉब्स जो है वो थ्रू द सप्लाई प्रोसेस हमें मिल भी गया। तो जितनी चाहिए थी उतनी ही मिल गई। ऐसे सिचुएशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम। डिमांड और सप्लाई जहाँ बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट कौन सी प्राइस पर उसकी डिमांड और सप्लाई पूरी हो रही है, वो प्राइस को फिक्स मार्केट में कर देना इज हाउ द प्राइस इज डिराइव्ड थ्रू दैट प्राइस एंड थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ओके, मैं आपको इसका भी कर्व के थ्रू जब समझाऊंगी तो आपको समझ आएगा। सो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर नथिंग वांट्स टू चेंज। कुछ भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना तो सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, ना डिमांड हमें कुछ करने की जरूरत है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम कुछ चेंज करते हैं तो आज की जो सिचुएशन है उससे ज्यादा प्रॉब्लम ही होगा सिचुएशन में। या तो डिमांड बढ़ जाएगी या सप्लाई बढ़ जाएगी, या डिमांड कम हो जाएगी या सप्लाई कम हो जाएगी, दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेट को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इज व्हाट इक्विलिब्रियम इज फॉर अस इन इकोनॉमिक्स। ये देखिए आप, सप्लाई इज एस, डिमांड इज डी। डी जो कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, दैट इज डिमांड कर्व। सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, इस तरह से मिडिल में जा रहा है। जहां पर ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं, दोनों कर्व जहां पर मैच कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो पॉइंट जहां पर ये दोनों कर्व्स मैच कर रहे हैं इज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम से हमको पता चल रहा है कि अच्छा, जो प्राइस वाले पर हमने लेकर चले गए पी स्टार एंड क्यू स्टार जो आपको दिख रहा है, इतनी तो क्वांटिटी डिमांड होगी इक्विलिब्रियम का मतलब, और उतना हमें प्राइस रखना चाहिए। इस प्राइस पर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई मैच कर रहा है, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है। हाँ, अगर इसके ऊपर जा रहा है तो वो सरप्लस अमाउंट, सरप्लस हो गया, यानी कि सप्लाई बढ़ गई है। और अगर इसके अंडर आ रहा है कहीं पर भी इक्विलिब्रियम से इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी सिचुएशन है, यानी कि हमारे पास डिमांड की वो शॉर्टेज है हमारे पास सप्लाई का। क्वांटिटी डिमांडेड तो है, डिमांड तो है बट सप्लाई नहीं है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं और बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहां पर कि लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शंस का मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जा रहा है, अप्लाई ही नहीं हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड ने ये कहा है कि भाई अदर फैक्टर्स विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इनवर्सली रिलेशनशिप जो है वो कई जगह पर कई सारे प्रोडक्ट्स में या कई सारे गुड्स में सर्विसेज में फेल भी हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल्स लेके, वंस विल कम टू assumptions, वंस विल कंप्लीट द assumptions। assumptions हमारी ये हैं, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, कोई प्राइस में चेंज नहीं हो रहा ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड ये अदर फैक्टर्स हैं एक तरीके से। ये जो assumptions है बेसिकली जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, वो ये अदर फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जो चेंज नहीं होंगे। देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज का मतलब क्या हो गया, उसके जैसी ही कोई दूसरी कमोडिटी मार्केट में अगर मिल रही है और उसका प्राइस बढ़ गया या कम हो गया तो उसका ऑब्वियसली, एक मिनट ये लगाइए, चार्जर लगा देना प्लीज, सॉरी। तो रिलेटेड कमोडिटीज का मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करने की बात कर रही हूँ वीट पर फॉर एग्जांपल, तो राइस का प्राइस भी कम नहीं होना चाहिए। राइस का प्राइस अगर कम हो गया तो मैं शायद अपना टेस्ट जो है वो राइस पर शिफ्ट कर जाऊंगी, और वीट की जो हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड की, फिर वो वहां पर नहीं अप्लाई होगा।
there should be no change in the income of the consumer also. जो consume कर रहा है price और बढ़ने का, for example अगर मेरी income बढ़ गई है तो फिर price अगर किसी product का कम होगा तो शायद मैं उसको नहीं demand करूँगी, क्योंकि मेरी तो income बढ़ गई, अब तो मैं और महंगे products पर अपने आप को shift कर जाऊँगी, right? So this income of the consumer also becomes the other factor जो change नहीं होगी. हम assume कर रहे हैं कि income भी consumer की वही है, size of the population का मतलब जो consume कर रहे हैं या जो हम फैक्ट जिसको हम पढ़ रहे हैं कि बेसिकली ये पर्टिकुलर पर्सन से हमें जो है क्वांटिटी डिमांड हो रही है, वो साइज भी चेंज नहीं होगा, कंज्यूमर का कोई टेस्ट चेंज नहीं होगा, कोई प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा, कोई फैशन चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्ट का, या कंज्यूमर की कोई हैबिट नहीं चेंज हो रही है, कोई कस्टम ऐसा है जो रूल रेगुलेशन रिलीजियस था वो अब चेंज नहीं होगा, कुछ भी, ये सारी चीजें अदर फैक्टर्स हैं, विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, दीज ऑल थिंग्स विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट. There will be no change in the future expectations of the price also. Future expectations जैसे कि अभी हमने लॉकडाउन होने वाला था जब, तो हमने ये सोचा था कि शायद अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो मे बी हमें चीज़ें ही ना मिले. हमें कुछ लोगों ने महंगी भी चीज़ें दी लेकिन हमने फिर भी खरीदी, महंगे प्राइस पर भी हमने ज़्यादा क्वांटिटी प्रोक्योर करके रख लिया, बिकॉज वी वर अफ्रेड कि पता नहीं हमें नेक्स्ट मंथ में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लॉकडाउन तो नहीं हो जाएगा. तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हायर प्राइस पर भी ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा. वो क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसा फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस था कि प्राइस में चेंज हो जाए, या डिमांड का ही हमें डर था कि शायद ऐसा ना हो कि हम डिमांड तो करें लेकिन सप्लाई ना हो पाए, अवेलेबिलिटी ना हो पाए. तो ये सारी एजम्पशंस है इसमें. बेसिकली इन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं होगा तो ही लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है. देयर इज लाइक देयर आर 2 minutes only left for this meeting to get over, so let me just click your attendance first and then I'll continue whatever time we left. Give me a minute. ओके, सो ये सब असम्पशंस थी, और एक्सेप्शंस इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस हैं. गिफन गुड्स या इंफीरियर गुड्स. गिफन एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपने नेम पर ही इन गिफन गुड्स को नाम दिया था. ये बेसिकली गुड्स वो गुड्स थे जो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं. इंफीरियर गुड्स जो जिनकी क्वालिटी बहुत कम अच्छी होती है, उन गुड्स पर ही अप्लाई नहीं होता है एग्जाम्पशन है. अगर इस पर्टिकुलर इंफीरियर गुड की और कॉस्ट कम भी होगी तो शायद हम डिमांड ज्यादा ना कर पाए. तो एक तो, और प्रेस्टिजियस गुड्स, जो गुड्स बहुत प्रेस्टिजियस होते हैं, जैसे कि कुछ लोग स्टेटस की वजह से ही खरीदते हैं, कोई गोल्ड डायमंड ज्वेलरी है, कोई ऐसा लग्जरी आइटम है, उस पर भी एक्सेप्शन ही थोड़ा अगर रह जाएगा तो नेक्स्ट मैं आपको क्लास में कंप्लीट कर दूंगी. बट दीज आर द एक्सेप्शंस जिस पर कि लॉ डिमांड अप्लाई नहीं होता. प्राइस एक्सपेक्टेशन, जैसा कि मैंने बताया, फ्यूचर में कम या ज्यादा होने वाला है तो, या हमें ऐसा डर है कि ये प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगा तो भी हम ज्यादा इकट्ठा खरीद लेते हैं, या फिर चेंज इन इनकम, फैशन या बेसिक नेसेसिटीज जो भी हमारी हैं, अगर इनमें से कुछ भी चीजें हैं तो इस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. बेसिक नेसेसिटी हो गया, जैसे सॉल्ट हो गया या खाना हो गया हमारा 2 meals a day, अगर वो महंगा भी हो जाएगा तो हम कंज्यूम करना कम नहीं करेंगे. सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स द एक्सेप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर. ठीक है, क्वेश्चंस अगर कुछ रहेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं ले सकती हूँ. मीटिंग इज अबाउट टू ओवर नाउ. थैंक यू फॉर